चलिए एक्सपो सेट वगैरह है तो लेकिन उसकी बारी अभी नहीं आ रही है, और कुछ क्वेश्चन इकट्ठा होने दीजिए। हमें लगता है कि वो पूरा एक क्लास ही इकट्ठा होगा। जैसे एक्सपो सेट है और भी कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मुझे लगता है 2-3 दिन या 4 दिन, मुझे मान लीजिए अगर इसमें लगता है तो एक दिन पूरा जितने भी कलेक्टिव अभी आप लोगों ने जो कलेक्ट किया वो तो किया ही, मैं अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कलेक्ट करूँगा। और वो नहीं जो हमारे पुराने सिलेबस में, जो हमारे सिलेबस में, जो हमारी नई विषय वस्तु है करंट अफेयर्स से संबंधित, तो वो सारी चीज़ें, तो उसका पूरा एक क्लास ही चला दूंगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को भेजूंगा, थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से नहीं भेज पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें भेजूंगा, अब उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे ग्रुप पे, ठीक है ना। तो हम लोग कल जो है बात कर रहे थे किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मैं प्रोसेस की बात कर रहा था, प्रक्रिया की बात कर रहा था, प्रोसेस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि विकसित देशों में जन्म के साथ ही डीएनए फिंगरप्रिंट कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, शिशु का बना लेते हैं, वो हेल्थ कार्ड बनाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बना लेते हैं, ये सारे काम कर लेते हैं ना, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं उससे संबंधित। ऐसे ही वहाँ क्या होता है कि उससे संबंधित वो जो है क्लोन नहीं, उससे संबंधित डीएनए कलेक्ट करते हैं। और जब डीएनए हम कलेक्ट कर लेते हैं तो एक चीज और भी है कि कभी इन फ्यूचर अगर बालक के साथ किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है, जो जन्म लेता है उस हॉस्पिटल में, या किसी प्रकार की और कोई घटना दुर्घटना, या किसी प्रकार की कोई व्यभिचार में, या किसी प्रकार की कोई अपराध में लिप्त होता है, या किसी प्रकार की कोई कानूनी लीगल प्रोसेस में अगर वो फंसता है, तो उसका ऑलरेडी वो सारी चीजें वहां पे सुरक्षित रहती हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जन्म लेने वाले हर शिशु का जो डिटेल होता है विच डीएनए के साथ, वो सारे उसके होते भी हैं वहां पे। तो हमको उस आपराधिक प्रवृत्ति का, मान लीजिए हो गया कोई लीगल किसी वर्क उसमें फंस गया, कोई कानूनी मामले में फंस गया, तो उससे जाकर फिर मदद नहीं लेनी पड़ती, या उससे बिना हम कोई जानकारी किए ही यहाँ से उसके सारे डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज जैसे हमारे आधार वगैरह क्या करते हैं, हमारे आधार जो कार्ड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिना बताए हुए हमको सारे मैचिंग कर लिए जाते हैं कि भाई इनकी ये सत्यता सही है कि नहीं, इनके ये प्रूफ सही है कि नहीं, इनके संबंधित इस तरह के दस्तावेज सही है कि नहीं, टैली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या एक आधार है, आधार ही एक आधार है, उसका सारा सब कुछ का आधार ही होता है। इसी प्रकार से जो डेवलप्ड जो कंट्रीज है वो इस तरह के डीएनए फिंगरप्रिंट्स का जो है, फिंगरप्रिंट नहीं, डीएनए का जो सैंपल होता है वो कलेक्ट करते हैं किसी भी। इसके बाद घटनास्थल में मिली हुई कोशिकाओं के केंद्रक से डीएनए क्या करता है, मिलाया जाता है। अच्छा, डीएनए का जो केंद्रक होता है, एक सबसे खास चीज समझिएगा, जो इसमें जो केंद्रक होता है, जो उसके सेल का जो केंद्रक होता है, जैसे मान लीजिए बाल कहीं मिल गया, रेशा मिल गया, शरीर के हाथ पांव के कहीं कुछ भी XYZ, कोई लसिका ग्रंथियां मिल गई, कुछ ब्लड सैंपल्स मिल गए, कुछ भी मिल गए, तो उसके क्या करते हैं उसे, और वो सारी चीजें बनी होती है, किससे बनी होती है, सेल से, कोशिकाओं से बनी होती है। यहाँ तक कि जो मृत कोशिकाएं हैं, बहुत सालों से, कई हजारों वर्षों से जो मम्मी पड़ी हुई है, मम्मी की जो सूखी हड्डियां हुई होती हैं, उनमें से भी हम क्या कर सकते हैं, सेल्स को निकाल सकते हैं। और जो कोशिकाएं जो उनकी हैं वो मृत नहीं होती हैं, और उस मृत मतलब उन कोशिकाओं में से भी हम क्या करते हैं,
केंद्रक निकालते हैं। केंद्रक से क्या मिलता है हमको? पूरा जानकारी, ठीक है ना, पूरी जानकारी मिल जाती है। एक चीज इसके बाद जो है उससे संबंधित हम क्या करते हैं, जो भी हमको सैंपल मिलता है आपराधिक प्रवृत्ति में, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, उस कोशिका का केंद्रक निकालते हैं। केंद्रक में क्या करता है, वो जीन का वाहक होता है, ठीक है, जीन का गुणसूत्र जो निकाला जाता है उसका, डीएनए का या गुणसूत्र जो होता है गुणसूत्र निकाला जाता है। और उसको क्या करते हैं, एक पीसीआर मशीन होती है, पीसीआर मशीन है जिसको कहते हैं पीसीआर मशीन, तो आप लोग समझिएगा, पीसीआर को कहते हैं पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन मशीन, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन मशीन। उसको संबंधित गुणसूत्र को निकालकर उस पीसीआर मशीन में डाल देते हैं, ठीक है ना। पीसीआर मशीन में डालने के बाद क्या होता है कि डीएनए की बहुत सारी कॉपी बन जाती है। क्या, जब पीसीआर मशीन में संबंधित कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है और वहां पे अपने कुछ प्रूफ छोड़ के गया, किसी भी प्रकार का कोशिका छोड़ के गया, तो उस कोशिका को किसमें डालते हैं, पीसीआर मशीन में डालते हैं, और उस पीसीआर मशीन के द्वारा उसकी एक कॉपी बन जाती है। एक काम आप लोग करें, इसको साथ में लिखते भी चले और समझते भी चले, दोनों काम करेंगे तो सही रहेगा कि समय की बचत हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन होगा सर, आप लिखें, ये लिखें, लिखते भी चले पॉइंट्स को और समझते भी चले। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस, वहां तक आप लोगों को लगभग समझ में आया होगा। अच्छा, ये चीजें हमने बताए थे आपको कि जो निष्क्रिय और सक्रिय जो डीएनए के बारे में लिखवाया था कि हमने आपको नहीं लिखवाया था। चलिए हम लोग इसको भी लिखते हैं। 2% सिर्फ एक्टिव है। अच्छा, इसका जो आधार होता है, जो आधार होता है वो कहाँ से, ये सब लिख लिया था आपने, डॉक्टर लाल सिंह ने किया, यह एक प्रकार का बायोमेट्रिक तकनीक है। यह केवल हम सब जुड़वा को नहीं पहचान पाते हैं। इसके बाद है बीएनटीआर, बीएनटीआर एक है, बीएनटीआर बताता हूं मैं क्या है। जो निष्क्रिय और सक्रिय के डीएनए के बारे में हमने बात किया था, वो क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ये सर हेडिंग कर लिया था, डीएनए फिंगर, इसको भी जरा रुकिए, होल्ड करिए, तो ठीक है हमने लिखा था वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, इसको हेडिंग करना है सर। हाँ, बीएनटीआर। अब एक चीज यह करिएगा इसमें कि बीएनटीआर जो होता है वो क्या है, टेंडम रिपीट का मतलब यह होता है कि जैसे मैंने बताया था कि डीएनए में भी 2 से 3% एक्टिव डीएनए होते हैं। इसमें लिखिएगा हमारे शरीर में बीएनटीआर लिख के उसके बाद फिर लिखिएगा हमारे शरीर में 2 से 3% डीएनए सक्रिय होता है, 2 से 3% डीएनए सक्रिय होता है, तथा 97 से 98% निष्क्रिय डीएनए, जिसे सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। अच्छा, ये जो बहुरूपता की मैंने बात बताया था, सैटेलाइट जो निष्क्रिय जो डीएनए होता है उसमें बहुत सारी बहुरूपता पाई जाती है, मतलब इतनी सारी उसमें डिफरेंशिएशंस मिलते हैं, बहुरूपता। तो ये बीएनटीआर इसी का आधार है, किसका, जो सैटेलाइट डीएनए है, निष्क्रिय डीएनए है, इसकी जो बहुरूपता जो प्राप्त हो रही है, 97 से 98% टाइप की जो डीएनए है
होती है, तो वह क्या है, BNTR का ही एक पार्ट है, ठीक है ना, पाई जाती है। चलिए, निष्क्रिय डीएनए की बहुरूपता ही निष्क्रिय डीएनए की बहुरूपता ही निष्क्रिय डीएनए की बहुरूपता ही BNTR का आधार है, BNTR का आधार है। इसको आप लिख सकते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ठीक है, BNTR का आधार है। अब हम आते हैं प्रोसेस पे, इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस। अब हमने एक चीज तो जान दिया यहाँ कि सक्रिय को यहाँ यूज ही नहीं करेंगे किसको यूज, निष्क्रिय को। सक्रिय को लगभग सब में वही सारी चीजें लगभग पाई जाती हैं, लगभग एक ही जैसी होती है, लेकिन बहुरूपता किसमें होती है, निष्क्रिय वाली, और 97 से 98% जो होती है उसी में बहुरूपता पाई जाती है, उसी से हम पहचान भी करते हैं निष्क्रिय डीएनए के माध्यम से। इसके बाद इसमें आप लिखेंगे विकसित देशों में जन्म के साथ ही, विकसित देशों में जन्म के साथ ही, इसको पॉइंट्स में लिखेंगे थोड़ा सा, डीएनए फिंगरप्रिंट्स कर लेते हैं। अस्पतालों में ऐड करना चाहेंगे, अस्पतालों में डीएनए फिंगरप्रिंट्स कर लेते हैं, अथवा डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं अथवा जमा कर लेते हैं, उसको एक तरह से बैंक होता है वहां पे, डीएनए बैंक, इसको जमा कर लेते हैं। अगला पॉइंट है घटना स्थल पर मिली हुई अपराधी की कोशिका के केंद्रक में से, कोशिका के केंद्रक में से डीएनए निकाला जाता है। वही केंद्रक ही एक तरह समझिए, कोशिका का केंद्रक ही वही क्या है, गुणसूत्र है, डीएनए के रूप में निकाला जाता है। इस तरह से, ये इस तरह से बनाइएगा, निकाला जाता है क्या, डीएनए का केंद्रक अथवा गुणसूत्र निकाला जाता है, जिसको पीसीआर मशीन में डालते हैं और डीएनए की बहुत सारी कॉपी बन जाती है, डीएनए की बहुत सारी कॉपी बन जाती है। नोट में लिख लीजिएगा, पीसीआर का मतलब है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन बन जाती है। पॉइंट्स में लिखना चाहेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, पॉइंट्स में ही बनाते चलिएगा। तत्पश्चात प्राप्त डीएनए की, अगले पॉइंट में, तत्पश्चात प्राप्त डीएनए की बहुत सारी कॉपियों पर, जो कॉपी बहुत सारे बन जा रहे हैं पीसीआर मशीन में डालने पे डीएनए के ना, तो उसमें बहुत सारी कॉपियों पर एक एंजाइम डालते हैं, एक एंजाइम डालते हैं, एक एंजाइम डालते हैं, जिसको इंडोन्यूक्लीज कहते हैं, जिसको इंडोन्यूक्लीज
इंडोन्यूक्लियेज जिसको कहते हैं, एंजाइम का क्या नाम है? इंडोन्यूक्लियेज। इंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम है, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम है, जो डीएनए को सक्रिय जगह से काटता है, जो डीएनए को क्या करता है? सक्रिय जगह से काटता है। और काटने के बाद प्रत्येक में निष्क्रिय व सक्रिय डीएनए, प्रत्येक में निष्क्रिय व सक्रिय डीएनए बन जाते हैं। निष्क्रिय व सक्रिय डीएनए बन जाते हैं। और हम विशेष रूप से निष्क्रिय डीएनए ही लेते हैं, विशेष रूप से निष्क्रिय डीएनए ही लेते हैं, जो कि बड़े से छोटे, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि विशेष रूप से जो लेते हैं वो कैसा होता है? बड़े से छोटे, बड़े फिर छोटे, फिर बड़े, फिर छोटे, मतलब इसका आकार इस तरह से छोटे बड़े इस तरह से होते हैं। इस तरह से बड़े से छोटे जो है होते हैं, निष्क्रिय डीएनए लेते हैं, जो कि बड़े से छोटे अलग अलग साइज में होते हैं। बड़े से छोटे अलग अलग साइज में होते हैं। अब यहाँ निष्क्रिय डीएनए के हमको अलग अलग साइज मिल रहे हैं, ठीक है ना? अलग अलग साइज में सभी जो पट्टिकाएं इसकी हैं वो अलग अलग साइज में सभी अलग अलग साइज होते हैं। इस डीएनए के अलग अलग टुकड़ों पर, इस डीएनए के अलग अलग टुकड़ों पर नाइट्रोसेलुलोज, अलग अलग टुकड़ों पर इसमें क्या कहते हैं? नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज जेल डालते हैं। जेल, एक प्रकार का जेल है, नाइट्रोसेलुलोज जेल डालते हैं। और इस जेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इस जेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और इसमें समझने वाली बात एक चीज और है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटन के फलस्वरूप क्या होता है? जनरली डीएनए पर नेगेटिव चार्जेज हमेशा होते हैं। तो डीएनए पर जब नेगेटिव विद्युत धारा होती है और उसमें पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? वो नेगेटिव जो डीएनए के जो टुकड़े होंगे पॉजिटिव की तरह अट्रैक्टिव होंगे, आकर्षित होंगे। तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो धनात्मक आवेश के जो डीएनए होंगे ऋणात्मक से जुड़ेंगे, तो ऋणात्मक खींचेंगे धनात्मक की ओर गतिशील होंगे। जो ऋणात्मक डीएनए है धनात्मक की तरफ क्या करेंगे? उसमें विद्युत अपघटन के फलस्वरूप उसमें गतिशील होंगे। और उसमें एक चीज और है, इस प्रक्रिया में छोटे डीएनए, भाई जो छोटे डीएनए हैं वो तेजी से दौड़ेंगे ना, भारी भरकम आदमी कहाँ दौड़ पाएगा? जो छोटे होंगे वो दौड़ेंगे तेजी से। तो इस प्रक्रिया में छोटे बड़े इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जो छोटे वाले होंगे इसमें चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज। वो किसकी तरफ दौड़ेंगे? पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होंगे। और इस प्रक्रिया में क्या होगा कि जो सबसे छोटे वाले होंगे
इसी क्रम में इससे बड़े वाले इससे पीछे रेस हो जाएगा इनके बीच में, रेस हो जाएगा इनके बीच में। और इस क्रम से ये क्रमिक उसमें लग जाएगा, छोटे उससे बड़े और सबसे बड़े क्या हो जाएंगे, इसमें इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाएगा। और सीक्वेंस बनने के पश्चात क्या होंगे कि इस तरह से इस प्रक्रिया में हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस बोलते हैं इसी प्रक्रिया को। चलिए अभी लिखवाते हैं, चलिए लिखिए। अब सामान्यतः डीएनए पर ऋणात्मक विद्युत धारा होता है या ऋणात्मक आवेश होता है, विद्युत धारा नहीं आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो डीएनए के टुकड़े धनात्मक आवेश की ओर गतिशील होते हैं, धनात्मक आवेश की ओर गतिशील होते हैं। इस प्रक्रिया में छोटे डीएनए सबसे आगे, इस प्रक्रिया में छोटे डीएनए सबसे आगे तथा उसी क्रम में बड़े डीएनए व्यवस्थित हो जाते हैं, उसी क्रम में बड़े डीएनए व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अच्छा इसको ऐसे बना दीजिएगा, इसको ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है ना, इसको ऐसे बना दीजिएगा, छोटे से बड़े की तरफ ना, और ऐसे एरो दिखा दीजिएगा, बना के अब फिर लिखिएगा। इस प्रक्रिया को फोटो इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं इस प्रक्रिया को। इसमें डीएनए लंबाई के आधार पर अनुक्रमित होने के पश्चात या अरेंज होने के पश्चात, जैसा आप इंग्लिश हिंदी जैसा लिखना चाहें, होने के पश्चात हम इस पर जब एक क्रम में हो जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ हो जाते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, इस पे एक पिगमेंट अथवा वर्णक पिगमेंट डालते हैं, इस पे पिगमेंट अथवा वर्णक डालते हैं, वर्णक डालते हैं, पिगमेंट अथवा वर्णक डालते हैं। यही वर्णक चमकीली धारियां प्रस्तुत करती हैं, यही वर्णक चमकीली धारियां प्रस्तुत करती हैं। किसके ऊपर, इन्हीं जो क्रम से जो डीएनए है इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के ऊपर चमकीली धारियां प्रस्तुत करती हैं। कौन से, जो अरेंज जो डीएनए है छोटे से बड़े की तरफ, इनके ऊपर एक चमकीली धारियां प्रस्तुत हो जाती हैं, दिखने लगती हैं। और इनका पैटर्न अद्वितीय होता है। जो चमकीली धारियां दिखती हैं, इनका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। और इनका पैटर्न अद्वितीय होता है अथवा यूनिक होता है। इसी आधार पर हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं, इसी आधार पर हम पहचान करते हैं। अच्छा, अब आप समझे कि इसके जो है यूज क्या क्या है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे मान लीजिए कि उस केस में मैंने एक केस की चर्चा किया था आपको,
जैसे किसी के संतान के ऊपर विवाद से संबंधित चीजें। दूसरी चीज, दो माता पिता के मामले में, ठीक है, जैसे वो सुरुचि और कौन एक बार कौन किसके दरबार में हो गई थी तो कह रहे थे नहीं ये हमारा बच्चा, तो दूसरी कह रही थी हमारा बच्चा है। कोई हर पौराणिक कथाएं है वो सर याद नहीं। हाँ, तो उसमें अब क्या किया गया, राजा राम मोहन है तो उसमें राजा ने एक फैसला दिया, लाओ मंगाओ तलवार, उसको काट के आधा दही को दे देते हैं। तो सगी बात, जो उसमें नकली माता थी वो कही हाँ महाराज ऐसा ही करना, और जो असली माता थी वो कही नहीं माता, नहीं महाराज किसी को दे दीजिए लेकिन सुरक्षित बच्चे को रख दीजिए। तो उसी में पता चल जाता है कि मतलब किसका बच्चा है। तो वो तरीका था, लेकिन आज का तरीका क्या होगा, बुलाओ फॉरेंसिक टीम को, डीएनए मैच, बुलाओ फॉरेंसिक टीम को, डीएनए मैच करो किसका बच्चा किसका नहीं, क्यों भाई, इस तरह की विज्ञान आगे हो गया है आज के समय। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम पैरेंटल कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरा, अपराधी प्रवृत्ति के अपराधियों को जो है, जब कोई केस होता है, मर्डर होता है, तमाम तरह के जो इस तरह की समस्याएं होती हैं उसमें हम तफ्तीश कर सकते हैं। ये सारे काम इसमें किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं आगे कुछ चीज़ों पे। जैसे आज मैं कुछ 2-3 चीज़ें, नई चीज़ें लेके आया। नई चीज़ें क्या क्या हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसमें जो है आपके आज के समय में, अब देखिए पिछले वर्ष थोड़ा सा हम विस्तृत में चल रहे हैं, उसका वजह है पिछले वर्ष में हम इतने विस्तृत नहीं थे, क्यों भाई, पिछले वर्ष में बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं थे। इस वर्ष हम विस्तृत होना पड़ रहा हमको, क्योंकि कथन और कार्य पूछ रहा है, और टू दी पॉइंट अगर आपको पॉइंट लिखवा दूंगा तो कथन कारक आप कभी साल नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हमको विस्तृत चलना पड़ रहा है। थोड़ा सा हमको अपने जो सोच का जो दायरा है उसके प्रति, संबंधित तथ्यों के प्रति थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सरोगेसी, क्लोनिंग, और क्लोनिंग के बाद एक चीज है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स इसका क्या है मामला, बायोमेट्रिक्स, और इसके बाद है झूठ व सत्य को पकड़ने वाला तरीका, टेस्ट, जिसको हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं, कई अलग अलग मेथोडोलॉजी से जानते हैं, ठीक है। इसमें सच बोलने वाले अथवा झूठ पकड़ने वाले टेस्ट, इसके बारे में बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें यह देखें कि सरोगेसी अथवा किराए की कोख, किराए की कोख या गर्भ, किराए का गर्भ, हाँ ठीक, किराए का गर्भ नहीं कह सकते इसको, किराए की कोख ही यहाँ सही है। अब ये देखिए, किराए की जो कोख या सरोगेसी जो होती है, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया, वही सारी चीजें फर्टिलाइज कराने की आवश्यकता, जिसमें एक पुरुष, एक मादा, और इस मादा के अलावा एक और मादा, ठीक है, मादा, ये पुरुष, ये मादा सेकंड। अब ये ऐसी मादा है जो सेकंड वाली है, जो क्या क्या बचा रही है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में भी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, विदेशों में यह कितना सफल रहा है, हमारे देश में कौन कौन से प्रांत में ये ज्यादा वह उपयोगी साबित हो रहा है,
इन सब की हम चर्चा यहाँ करेंगे। इन सब की चर्चा हम ये भी करेंगे कि सरोगेसी का कारण भी क्यों सबसे ज्यादा है, सरोगेसी की आवश्यकता हमें कब पड़ती है। इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे जस्ट अभी कि इसमें वैधानिक जो रूल्स हैं, वास्तव में जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट और संसद के दोनों सदनों के द्वारा, क्या क्या चीजें इसमें है, क्या क्या अनिवार्यता है, क्या क्या बाध्यता है, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज याद रखिए कि ये ऐसी मादा है जहां पर जो दूसरी मतलब पहली वाली मादा के कहीं फिगर न खराब हो जाए, उसके लिए ये मादा का फिगर शारीरिक बनावट उनके न खराब होता है। कोई सिंपल सी बात है कि बर्थ लेने पे बच्चे के जरूर शरीर एक प्रकार का बिल्डअप होता है, कुछ चेंजिंग आती है, तो ये एक प्रचलन के तौर पे। दूसरा, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, पहला पॉइंट ये हो गया, फिगर मेंटेन करते हैं और खास करके फिल्म इंडस्ट्री या इस तरह के जो है लोगों में होता है, या बड़े काफी रईस उसमें जिनके पास बहुत पैसे हैं, अथाह पैसे हैं, जो इस तरह के उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज 9 बजे तक कौन हो मेरे नहीं पढ़ना चाहते। दूसरी चीज ऐसी समस्याएं जैसे मान लीजिए कि ये दंपति, ये दंपति, इनको दंपति का नाम दिया है, दंपति, जो वास्तव में दाम्पत्य सुख के लिए मातृत्व सुख से वंचित रहते हैं। हुए ना, दंपत्ति में दाम्पत्य सुख तो ठीक है, तो मिलता है, लेकिन ये महिला जो पहली वाली महिला है, ये मातृत्व सुख से वंचित है। इसको क्या मालूम कि कहीं से चाहे एडाप्ट कर लिया तो ज्यादा बेटर है, हमको लगता है कि वो ज्यादा बेटर है, एडाप्ट कर लेना मतलब गोद ले लेना। जिसने अपने गर्भ में उसको रखा ही नहीं, उस संतान को उसमें विकसित होने ही नहीं दिया, उस भ्रूण को, उस माता को क्या मालूम कि संतान का क्या है, मातृत्व का कोई उसको पता ही नहीं। दूसरी माता ने जन्म दे के बच्चे को और उसके सामने ला के दे दिया, बस खाली उसको इतना है कि हाँ कोई खिलौना आ गया हमारे पास, क्या है उसके लिए वो है एकमात्र खिलौने के तौर पे। अगला, यह कंडीशन तब होती है जब किसी डॉक्टर के द्वारा तब प्रिस्क्राइब किया जाता है कि संबंधित मादा इसका जो भ्रूण क्रिया होता है इस पर, ये तो ठीक है, नर संबंधित मादा जो होते हैं, इनके जो ओवम अंडाणु, इनके अंडाणु में कहीं कहीं कोई समस्या है, नहीं अंडाणु नहीं, सॉरी अंडाणु नहीं, इनके फैलोपियन ट्यूब में, मैंने आपको कल बताया था फैलोपियन ट्यूब के बारे में, फैलोपियन ट्यूब में कोई समस्या है, ठीक है भाई, इनके इस फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, चाहे सिस्ट है, चाहे गांठ है, चाहे और कोई समस्या नहीं, गर्भ धारण करनी होगी नहीं, तब जो डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करता है। इसके अलावा और भी क्या क्या चीजें हैं, देखिए आप लोगों को कथन कार्यक्रम पूछ सकता है कि एक सरोगेट मदर या सरोगेट मदर ही कहेंगे, सरोगेट मदर की आवश्यकता कब कब पड़ती है, और 5-6 पॉइंट देगा। इसमें अपने आप को थोड़ा सा विस्तृत सोच रखने की जरूरत है इसमें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि वही सारी चीजें होती है, सारी प्रक्रिया वही होती है, इनके दोनों को यहाँ पे फर्टिलाइज करते हैं, रिसेचिंग करके, और जो यूगुलज बनते हैं वो क्या होते हैं, बाहरी बनते हैं, कृत्रिम तरीके से यूगुलज को बनाते हैं, और वही सारे काम विद्युत के झटके देके 16 के इसमें क्या करते हैं, इसके सेल्स का निर्माण करते हैं, जितना उसको सेल्स को एक्टिव होने के लिए चाहिए, जितने सेल्स के निर्माण की आवश्यक है, कंप्लीट सेल्स बनने के बाद फिर वही जो हमारा बना हुआ यूगुलज है, जाइगोट है, उसको उठा के इनके गर्भ में स्थापित करते हैं। और वास्तव में ये चीजें कब होनी चाहिए, जब पूरे सारे ऑप्शन बंद हो जाएं, तभी
इसका प्रयोग होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों में किसी को कोई यहाँ संशय है कि ये कब होता है और किस प्रक्रिया के दौरान होता है, क्या इसमें प्रक्रिया होती है? कुछ ऐसा लगता है नहीं? इनके सिर्फ क्या किए जाते हैं, इनके सिर्फ यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब जो कहते हैं गर्भाशय का, ओवरी का प्रयोग किया जाता है। बाकी निषेचित जो होता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, वह जो है जो कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है विद्युत झटके के द्वारा जो सेल्स उसमें दिए जाते हैं, वही सारे प्रोसेस जो आईवीएफ में कंप्लीटली होता है कृत्रिम तरीके से, जिसको इन विट्रो तरीके से करते हैं। इन वाइवो नहीं हो रहा है, इन विट्रो तरीके से हो रहा है। वो सारी चीजें वो इनके सिर्फ इलायची को होते हैं और इनके गर्भ को इस्तेमाल करते हैं और इनके गर्भ में प्रत्यारोपित करते हैं। लेकिन उसमें भी सुन लीजिए कि आए दिन, देखिए आप लोगों के लिए ये मैं इसलिए बहुत लंबा चर्चा कर रहा, मैं विज्ञान का अतिरिक्त मैं इस पर चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, जो इवेंट्स हैं ये चीजें पूछी गई है पिछली परीक्षाओं में, तो कथन और कारक में विशेष रूप से अथवा पॉइंट्स में इस तरह की चीजें आप लोगों को दी जाएंगी, तो उसमें आप लोगों को बहुत बारीकी से उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। इसमें क्या होता है कि कभी ऐसा हुआ कि जापान के दंपति आए भारत, और भारत एक विकासशील देश है जिसको पैसे की आवश्यकता है, ठीक है, कोई तैयार हुआ, स्वस्थ एक व्यक्ति जो है तैयार हुआ, तो स्वस्थ व्यक्ति से मतलब स्वस्थ माना, इसके लिए तैयार हुआ। अब मान लीजिए वो आए और इन्होंने क्या किया, अपने इन विट्रो तरीके से जाइगोट का निर्माण करवाया, जाइगोट को उठा के इनके गर्भ में उसको स्थानांतरित कराया, प्रत्यारोपित कराया और उसके बदले में उनको कुछ पैसे दिए। अब पैसे दिए तो दो तरीके से हुआ, या तो उनका डायरेक्टली संपर्क हुआ, या तो बीच में एक ऐसा दौर चला जिसमें इसमें मध्यस्थ होते थे, जिसको हम कहते हैं, जो बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं वो दलाल। दलाल। अब दलालों ने क्या किया, दलालों ने आप लोगों ने मूवी भी देखोगे, दलालों ने क्या किया कि 10 लाख रुपए ले लिया, 2 लाख रुपए इनको पकड़ा दिया और 8 लाख रुपए अपने ले चक्कर हो गए। अब झेलना तो इनको है। अब मान लीजिए जो जापान से दंपति दोनों आए, उन्होंने इन विट्रो तरीके से तो सब कुछ करा दिया और इनके घर में वो चीजें जाइगोट को स्थापित करा दिया, लेकिन बीच में क्या हुआ, 9 महीने के पहले ही 5वें-6वें महीने में दोनों तलाक हो गया। किसका? दंपति। अब जब तलाक हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? पुरुष। कौन जिम्मेदारी? पुरुष। कोई है? कौन ले रहा है? हाँ सर, खुद ही कोई नहीं। अब एक का एक अकेले पड़ गए, मतलब कोई लाया तो अपनी गठरी पकड़ा गई, दोनों लोग अपनी लाल गठरी पकड़ा दी। हम लोग कहते हैं कि धो इसको। अब समस्या यह हो गई कि नहीं ये गाड़ी को समझ में आया कि हम करे क्या, ये तो दोनों भाग के तालाब लगा लेंगे कभी। अब ऐसी समस्या में एक चीज और हुआ, लेकिन मैं उन केसेस के बारे में हम चर्चा कर रहा हूँ जो समस्याएं हैं, जो कारण है। क्या हुआ कि ये समस्या में पड़ गई, तो ठीक है, मान लीजिए उन्होंने वर्ष दिया, वर्ष देने के बाद किसी तरह से अब वहां के देश में भिजवाने की कोशिश किया उस कोशिश को, तो जापान क्या कह रहा है ना, तो इंडिया में हुआ भाई, ये इंडिया में हुआ, हमारे और भारत क्या कर रहा है, इनको जल्दी वहीं भेजो, इनको जल्दी वहीं भेजो, ये हमारे यहाँ के नहीं, ये तो दंपतियों के। अब वो जो शिशु होता है वो न घर का होता है न घाट का होता है। अब उनकी समस्याएं बन पड़ी, नागरिकता की समस्याएं बन पड़ी, अब ये तमाम तरह की समस्याएं। इसके लिए अच्छा, तो ज्यादातर क्या होने लगा इसमें, एक फैशन के तौर में ज्यादातर इसमें सिंगल पेरेंटिंग की भी समस्याएं आती हैं। सिंगल पेरेंटिंग क्या है? सिंगल पेरेंटिंग का मतलब यह है कि इसी सरोगेसी के माध्यम से क्या होने लगा, हॉस्पिटल वाले लिखने लगे क्या, हमारे यहाँ ऋतिक रोशन तैयार किए जाते हैं, हमारे यहाँ ऋतिक रोशन मिलते हैं, हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन मिलते हैं,
या XYZ कोई भी बड़ी पॉपुलर हस्ती, बड़ी हस्ती। अब इन हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, उनसे संपर्क कर लिया कि सर कुछ नहीं, आप अपने बस एक बाल के, सिर के बाल के एक रेशा दे दीजिए, आपको इसके बदले जितना पैसा हम देंगे। अब मामला यहाँ तुरंत किस चीज का पकड़ता गया, पैसा। इस तथ्य को लेकर सिर्फ सारा मामला पैसे के ऊपर आकर टिक गया। अब क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, सिर्फ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ ये हुआ सिंगल पेरेंटिंग में यही मदर, यही मां अपने अंडाणु का प्रयोग करवाते हुए किसी के केंद्रक को उसमें स्थापित करवाया और क्या किया, सिंगल पेरेंटिंग की भूमिका में उसको बर्थ दिया, जन्म दिया और क्या पैदा किया, ऋतिक रोशन और इस तरह की बड़ी हस्ती है। और मामला सिर्फ किस पे डिपेंड है, पैसे पे डिपेंड है सारा मामला। सिंगल पेरेंटिंग, अभी मैं उसको बताता हूँ कैसे वो हुआ। अभी तक तो आपने यही पढ़ा ना कि निषेचन के फलस्वरूप दोनों का मिलन हुआ, निषेचन हुआ, निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बना और फिर तब उसके बाद स्थापित है, इस तरह के काम हुए ना। मैं उसको भी बताता हूँ कैसे सिंगल पेरेंटिंग होता है। उसमें आपको हम बात करेंगे क्लोनिंग, पूरी तरह से आप क्लियर हो जाएंगे। अब आप ये समझो, अब यहाँ समस्या पैसे के ऊपर सारा टिक गया, पैसा ही चल रहा है, पैसा ही बोल रहा है। अब यहाँ पे ये जो खिलौने की तरह बस सारा मामला हो गया। अब बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े लोग क्या कह रहे हैं, हमारे पास तो इतने सैरोगेट बच्चे हैं, आई हैव मोर सैरोगेट चिल्ड्रन। तो कितने टिको टिको और नाम भूल गए वो भाई। जब वो पाले होते, जब वो दुख दर्द समझे होते, तब तो उनको पता चला रहा टिंकू कौन है, मिंकू कौन है। जब कोई और खिलौने तरह लाकर पैदा करके दे गया, खाली खिलौने बस इतना ही किया कि आपने स्पर्म दे दिए, ग्रो कर दिया, ये जो है वो दे दिए और ये दोनों देके कृत्रिम तरीके से उसको उठा के पत्थर रोटी बना होता और उनका होता है बच्चा पैदा करने। कैसे किया है, ठीक है। अब इनका कोई माध्यम से कोई मतलब नहीं है, इनका ये तो खिलौना हो गया। इस फैशन को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हस्तक्षेप किया 2017 में और इसके हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाया। और प्रतिबंध ही नहीं लगाया, 2018 में कानून आया लेकिन पास न हो पाया, लेकिन 2019 में यही संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसको पास किया गया। इस कानून को पास किया गया और कानून को पास करने पे इस पे बहुत सारी चीजें प्रतिबंध भी लगाई गई। क्या क्या लगाई गई, एक तो यह व्यवसायिक तरीके से इसका उपयोग नहीं होगा। भाई सरोगेसी को आप लोग समझ रहे हैं जी, मेन तो मूल तो वही है ना, सरोगेट प्रोसेस तो आप लोग समझ रहे हैं। प्रोसेस क्या समझ रहे हैं आपको, सारा मामला इन्होंने लिखा और गर्भ इनका बस इतना है, इनका बाकी कुछ नहीं, बस गर्भ सेकंड में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, व्यवसायीकरण बंद करने की प्रक्रिया है, व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए। दूसरा कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही लागू होना चाहिए, ये एक विदेश से आए यहाँ पे करके हम चले गए कहीं और भी इस तरह से पैसों के लिए नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद क्या इसमें किया गया कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये होना चाहिए, जब तक डॉक्टर यह नहीं कहता है संबंधित फर्स्ट मदर नॉट एबल टू डू दिस, यह करने के योग्य नहीं, मतलब जो है उसके योग्य नहीं है वह, क्योंकि उसके यहाँ पे कहीं कहीं कोई तकनीकी खराबी है, ठीक है ना। जब तकनीकी खराबी है, जब तक उसका आदेश नहीं होता तब तक नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें भी और तमाम चीजें हो गई। भारतीय नागरिक ही हो, NRI वगैरह भी नहीं चलेगा, पता चला अप्रवासी भारतीय, ऐसा भी नहीं। बाद में समस्या फंस जाएगी, कहाँ कौन सी जगह देश का निवासी बनेगा। उसके बाद विवाह के 5 वर्ष पश्चात हो चुके हो, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आए शादी करके और क्या होगा, हमको सर्टिफिकेट चाहिए मदर, और उनके पास पैसा सर्टिफिकेट ढूंढ दो, लेकिन समस्या कौन झेलेगा, नहीं ऐसा नहीं। ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं कहीं मानवीयता का हनन, मानव मूल्यों का हनन। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे भी सख्त हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो पास हुआ। इसके बाद क्या हुआ, विवाहित अनिवार्य होना चाहिए, मतलब वो विवाहित
सरोगेट मदर जो बन रही है वो विवाहित भी हो और बच्चे भी हो। अच्छा, जो समस्याएं जो आ रही थी, एक और समस्या मैं आपको बताना भूल गया, उसमें समस्या एक चीज क्या आ रही थी। मान लीजिए कोई भारतीय सरोगेट मदर है, उसके पास भी तो परिवार और बच्चे होंगे भाई, और वो मान लीजिए दूसरे का मोबाइल लेके ढेर रही पैसे चल रहे पैसों के लिए, तो उसके बच्चे परिवार क्या वो तो बिखर जाएंगे, और बिखर जाएंगे समस्या हो जाएगी। फिर पति क्या कहेगा, ऐसा करो तो अब सरोगेसी करके पैसा कमाओ ज्यादा बेटर है, उससे वो पैसा कमाने का जरिए बनाने की कोशिश करेगा। हुआ ऐसा हुआ समाज, एक दौर ऐसा तेजी से उमड़ा, और इसमें सबसे तेजी से जो है गुजरात और महाराष्ट्र इसमें बहुत अधिक सक्रिय रहे ऐसे राज्य। और आप यह समझें कि इसमें और भी तमाम चीजें कहा कि जीवन काल में खाली एक बार ही सरोगेसी होना चाहिए, एक बार ही सरोगेट मदर कोई महिला बन सकती है, कोई माता बन सकती है। दूसरा कि वह जो है वह परोपकार हेतु, व्यवसायीकरण को सबसे पहले मना कर दिया था। परोपकार आपने कई बार ऐसे भी सुने होंगे कि किसी पुत्री की मां ने सरोगेसी मतलब सरोगेट मदर बनी, आए हुए न्यूज में कि अगर कहा जाए तो जो बच्चा बर्थ ले रहा है वो अपनी नानी के गर्भ से पैदा होता है। कौन? जो मदर है। अच्छा, उसमें एज का फाउंडेशन भी होता है। पुरुष के लिए 23 से लगभग 55 की उम्र निर्धारित की गई, और महिलाओं के लिए लगभग 25 से 35 की उम्र निर्धारित की गई। उम्र की फाउंडेशन भी निर्धारित कर दिया। और दूसरा कि उनके बड़े खास होने चाहिए, बड़े क्लोज होने चाहिए, रिश्तेदार टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यवसायीकरण फिर उसमें भी चल जाएगा ना फिर। अच्छा, इसके बाद जो भी इस तरह की समस्याएं, जो भी इस तरह की बातें हो रही है, इसमें यह भी होना चाहिए कि 16 मंथ की एक जिम्मेदारी, पूरी न्यूट्रिशन, पूरा पोषण, पूरा देखभाल 9 के बाद 7 महीने और मदर सरोगेट मदर पूरी जिम्मेदारी। इसके अलावा जीवन बीमा, भाई मान लीजिए डेथ हो जाए, कोई समस्या हो जाए तो सरोगेट मदर के साथ जीवन बीमा के साथ साथ और भी तमाम तरह के उसके मतलब क्या कहते हैं उसको, जो उनको देना है राहत सहायता, ठीक है ना। इसके अलावा जो अस्पताल यह कार्य कर रहा है उसको राज्य अथवा केंद्र स्तर से रजिस्टर्ड राज्य अथवा केंद्र स्तर पे सरोगेसी के लिए एक अलग टाइप का उपक्रम भी बनाया जाना चाहिए। और इसमें अगर इस प्रकार का कोई हॉस्पिटल करता है, सरोगेसी वाला कोई कार्यक्रम करवाता है और रजिस्टर्ड है, उसमें 25 वर्ष तक कम से कम वो सारे रिकॉर्ड भी रखे जाने चाहिए। और अगर इसमें जरा भी लापरवाही हुई तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है इसमें, ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा, भारत जैसे देश में क्या सरोगेसी प्रासंगिक है? इस पे भी आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कहीं बात हो रही है तो भारत जैसे देश में क्या सरोगेसी प्रासंगिक है? लेकिन वो लास्ट स्टेज में है जब हम एडॉप्ट करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं बच्चे, जब डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब नहीं किया जा रहा, करने के पश्चात, जब प्रेस्क्राइब करने के पश्चात जब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, या वो एडॉप्ट नहीं करने में या कोई समस्या और दूसरी आ रही है, तब लास्ट विकल्प है सरोगेसी का, ठीक है ना। भारत की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सरोगेसी अगर इस तरह का कार्य होगा तो इसमें भी हर कोई पैसे वाला धीरे धीरे होगा, हर कोई इस तरह के कार्य करेगा, हर कोई चाहता है कि कष्ट न उठाना पड़े, ठीक है ना। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं, तमाम तरह की समस्याओं को देखते हुए, ठीक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इसको बर्बाद किसने किया? ये जो बड़े रईस पैसे वाले फिल्म इंडस्ट्री और तमाम लोग हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मान लीजिए कोई फर्स्ट मदर जो है, दंपतियों में फर्स्ट मदर कोई बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रही है,
फील्ड में काम करती हैं उनको 4 साल प्रोसेस है और उम्र बीती जा रही है, उनको बर्थ भी देना है, तो क्या करेंगे? तो ये प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। किसी बड़े प्रोजेक्ट में है उसको हेल्प लेना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझते हुए इनको अपने मन से इसको लिखेंगे और कुछ कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, लिखा भूल जाएंगे। चलिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सरोगेसी में सर जो मतलब रियल माता और पिता रहेंगे, हाँ। जो उनसे मतलब जो मतलब उनसे DNA लेके जो मतलब बनाए गए हैं, हाँ। वो जायगोट पूरे सारे लक्षण इन्हीं के रहेंगे। सबका सरोगेसी का मतलब कोई कुछ लक्षण नहीं, कोई भूमिका नहीं। मतलब आप ये समझ लो कि जो सेकंड मदर है इसके किसी प्रकार का कोई भी लक्षण उसके अंदर नहीं है। क्यों? वजह है नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ गर्भ का इस्तेमाल है। ठीक। ये जो सब मतलब जैसे कि पेरेंट्स बेबी हो गया, ये हो गया, तो ये वाले बच्चे मतलब नॉर्मल होते हैं? ये वाले बच्चे नॉर्मल ही होते हैं। जैसे ये होते हैं क्या है, सारा मामला इनका कृत्रिम तरीके से यहाँ तब तक रहता है जब तक इनके जाइगोट का निर्माण होता है, और जैसे जाइगोट इनके बने कृत्रिम तरीके से जाइगोट, बाहरी फर्टिलाइजेशन होगा, बाहरी निषेचन होगा, इनके स्पर्म और इनके ओवम का सब कुछ टेस्ट ट्यूब तरीके से ही होगा, और जब जाइगोट बन जाता है इसके द्वारा उन सेल्स के विखंडन, सेल्स के विखंडित करने के पश्चात जो कंप्लीटली जाइगोट तैयार रहता है, उसी जाइगोट को उठा के लेके उसमें फैलोपियन उसमें ट्रांसफर करते, ओवरी फैलोपियन में ओवरी लास्ट ओवरी नहीं सर, यूटेरस में सर, यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे ना, गर्भाशय में यूटेरस। हाँ सॉरी, यूटेरस यूट्रस में मतलब यहाँ पे ओवरी में यूट्रस में और ये फैलोपियन में ओवरी यूट्रस में इसका गर्भाशय में इसको ट्रांसफर करते हैं, और जब गर्भाशय में ट्रांसफर कर देंगे तो नेचुरल तरीके से वो चल प्राकृतिक तरीके से। यही अब तक भी होता रहा भाई। हम कहते हैं कि इन विट्रो तरीके से, जो जिसको आप लोग IVF बोलते हैं, इन विट्रो तरीके से भी यही सारा काम होता है। बस सिर्फ इतना ही काम हुआ कि जो फर्टिलाइजेशन का काम और जाइगोट बनाने तक का जो कार्य हुआ, और जाइगोट बनाने के बाद जो कोशिकाओं का जो विखंडन कराया गया इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देके, वही बस कृत्रिम तरीके से कराया गया। वही क्या किया गया? कृत्रिम तरीके से कराया गया। एज लाइक सर, जैसे शाहरुख खान के बेटे हैं वो सरोगेसी से, बिल्कुल सरोगेट, लेकिन सर उनके 2 बेटे हैं ना। हाँ, जो उनकी माँ गौरी वो रियल महिमा कौन है? गौरी है, वो रियल मदर है नहीं। हाँ, रियल मदर नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े, बहुत सारे एग्जाम्पल। तो ये है मामला। इसमें एक चीज और है कि आप लोगों को, क्या आप लोग कुछ चीजें लिख कर लाएंगे इसमें? हाँ सर, दे दीजिए। आप लोग इसमें जितनी भी सबसे बड़ी तो कारण, ठीक है, क्या कारण लिखे आप लोग? चलिए अपने मन से थोड़ा सा प्रयास करिए। कारण ये आपका मान के चलिए कि मेंस भी आपका, मैं अभी बता रहा हूँ, मतलब सरोगेसी के कारण मतलब क्यों, मतलब क्यों जरूरत पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण और इसके दुष्प्रभाव, इसके दुष्प्रभाव, ये दोनों। और अगर स्पेस आप लोग छोड़ दें अभी, तो मैं आपको अब लिखवा दूं कि कारण दुष्प्रभाव का निराकरण। हाँ, हेडिंग डाली, मैं भी लिखवा दूं इसको, दुष्प्रभाव का निराकरण। अपने लैंग्वेज में सर लिख के लेके आएंगे, अपने लैंग्वेज में हम लिख के लेके आएंगे सर। नहीं तो फिर ये चीजें भूल जाएंगे आप, जो कुछ डाटा है थोड़ा रफली आप नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। नहीं सर, ये जो सर आप बोले हैं सरोगेसी के कारण, हाँ, ये सर अपने लैंग्वेज में कुछ चीजें आप जो है उसको इसी स्रोत से देखिए, क्या क्या चीजें हैं वास्तव में, इसको कंप्लीटली पूरी तरह से। हाँ, इसको जरूर लिखिए आप, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही गलत तरीका है सरोगेसी के निराकरण हेडिंग है। हाँ, सरोगेसी के दुष्प्रभाव का निराकरण, सरोगेसी के दुष्प्रभाव का निराकरण। में 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इस पर
लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। 2018 में सरोगेसी पर कानून आया, परंतु पास न हो सका। तत्पश्चात 2019 में दोनों सदनों से पास किया गया नियम पास किया गया अच्छा, सरोगेसी बिल। अच्छा, इसके बाद सरोगेसी बिल पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए जो निम्नलिखित हैं। कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए जो निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है व्यवसायीकरण पर रोक। व्यवसायीकरण पर रोक। दूसरा, केवल भारतीय नागरिकों के लिए अपितु एनआरआई को भी नहीं शामिल किया गया। एनआरआई अप्रवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंशियल इन इंडिया, ठीक है ना, अप्रवासी भारतीय, एनआरआई अप्रवासी भारतीय। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका प्रयोग डॉक्टर के परामर्श के पश्चात ही, इसका प्रयोग डॉक्टर के परामर्श के पश्चात ही। और डॉक्टर परामर्श कब देगा? जब किसी प्रकार की तकनीकी खराबी प्रथम माता के गर्भ धारण करने में होगी, ठीक है ना, डॉक्टर के परामर्श के पश्चात। अगला है विवाह को कम से कम 5 वर्ष हो गए हों, 5 वर्ष हो गए हों और यदि गोद ली हुई संतान है तो इसकी आवश्यकता नहीं। यदि गोद ली हुई या खुद की संतान है, दोनों कंडीशन हो सकता है भाई। खुद की संतान है तो इसकी आवश्यकता नहीं। पुरुष व महिला की उम्र क्रमशः 23 से 50 वर्ष व 25 से 35 के मध्य होनी चाहिए। पुरुष की उम्र 23 से 50, हाँ, 23 से 50 के मध्य व 25 से 35 के मध्य क्रमशः 23 से 50 व 25 से 35 के मध्य होनी चाहिए। अगला पॉइंट है सरोगेट मदर संबंधित दंपति की नजदीक रिश्तेदार होना चाहिए। सरोगेट मदर संबंधित दंपति की नजदीकी रिश्तेदार होना चाहिए। अगला पॉइंट सरोगेट
सरोगेट मदर विवाहित अनिवार्यता है, विवाहित अनिवार्यता, अनिवार्यता के साथ साथ, देखिए अनिवार्यता के साथ साथ उसका अपना कोई बच्चा न हो, उसका अपना कोई बच्चा न हो तथा वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो। पता चला दिल्ली गए परीक्षा तैयारी करने, पैसा कम कर पड़ा तो है सरोगेट मदर और भी विदाउट मैरिज। क्यों भाई, ये हाल हुआ ऐसा, बाहर हो ही रहा है। वो तमाम तरह की तैयारी करने आए थे स्टूडेंट भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। उसका उसके बच्चे के साथ साथ बच्चा भी ना हो उसके पास, ऐसा नहीं है बच्चा है तो पता चला बच्चा बिखर जाएगा फिर ना। परिवार तो बिखरने की समस्या की वजह से तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया था कि बच्चा आपके पास है, परिवार आपके पास है और आप सरोगेट मदर बन रहे हो, गलत है। ठीक है, तो ये इसके बाद है और मानसिक रूप से स्वस्थ भी, मानसिक रूप से स्वस्थ। अगला है जीवन काल में केवल एक बार इसका प्रयोग, सरोगेट मदर का। ये सरोगेट मदर के लिए सारे अनिवार्यता है भाई, जीवन काल में केवल एक बार इसका प्रयोग। अगला पॉइंट है राज्य व केंद्र स्तर पर सरोगेसी बोर्ड बनाने के साथ ही सरोगेट मदर के लिए जीवन बीमा व राज्य व केंद्र स्तर पर सरोगेसी बोर्ड बनाने के साथ ही सरोगेट मदर के लिए जीवन बीमा व 16 माह के खर्च व देखभाल के साथ, 16 माह के खर्च व देखभाल के साथ। अगला पॉइंट है अस्पताल को राज्य व केंद्र बोर्ड में रजिस्टर होने के साथ साथ 25 वर्षों तक के लिए, रजिस्टर होने के साथ साथ 25 वर्षों तक के लिए रिकॉर्ड को संभाल कर रखने की अनिवार्यता, रिकॉर्ड को संभाल कर रखने की अनिवार्यता। अगला पॉइंट है उल्लंघन करने की दशा में, उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने की दशा में या उल्लंघन करने की दशा में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक रहा है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग आपको बाकी और चीजें जो है हिसाब से लिखिएगा, उसको प्रयास करिएगा लिखने का और उसको और भी स्रोतों से लीजिएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल को आपके थर्ड पेपर में, जीएस थर्ड में ये आ भी सकता है, चीजें सभी पूछ सकता है। इसमें भी आपके प्रासंगिक तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। प्री में किसी भी चाहे स्टेट पीसीएस हो अथवा प्रीलिम्स आईएएस। क्लोनिंग एक प्रकार से क्या है, जीव की फोटोकॉपी। क्लोनिंग क्या है, जीव की फोटोकॉपी, हूबहू
इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया? जैसे क्लोनिंग आप लोगों ने सुना होगा कि अधिक दूध के लिए, अधिक मांस के लिए और अधिक गुणवत्तापूर्ण जो चीजें हैं उसके लिए। अब यहाँ हम सिर्फ बात किसके लिए करेंगे? पशुओं के लिए करेंगे। मानव के लिए बिल्कुल यहाँ पे बात करना भी अभिशाप अथवा पाप समझा जाएगा। लेकिन यहाँ बात कर भी देंगे इसलिए कि जरूरी भी है। मतलब मानव के लिए सोचना भी यहाँ पे गलत है। उसका वजह, उसका कारण, तमाम सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, मानव के लिए जो है इसलिए यहाँ पे अभिशाप है या पाप है कि फिर क्या होगा? यहाँ पे मानवीय मूल्यों का पतन हो जाएगा, मानवाधिकार का हनन हो जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा? जैसे आप लोगों ने क्लोनिंग को लिख लीजिए, थोड़ा सा एक लाइन में डिस्क्राइब कर लीजिए। एक जैसे जीव की, क्लोनिंग क्या है? एक जैसे जीव की समान प्रतिरूप उत्पन्न करना। एक जैसे जीव की समान प्रतिरूप, हर एक मामले में, हर एक मामले में समान एक प्रतिरूप उत्पन्न करना। किसी प्रकार का कोई अंतर हो ही नहीं सकता, कहीं से भी एक भी परसेंट अंतर नहीं। और इसको लिख लीजिए पॉइंट में ही। 1997 में इवान विल्बर ने क्या किया? इसका आविष्कार 1997। और इवान विल्बर जो कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, स्कॉटलैंड, और वहीं पर जो है डॉली नाम की विश्व की सबसे प्रथम क्लोनिंग जो हुई, डॉली नाम की किसकी हुई? भेड़ की, स्तनधारी भेड़। डॉली नाम की जो भेड़ थी, विश्व की प्रथम जो क्लोनिंग हुई, डॉली नाम की भेड़, एक प्रकार की स्तनधारी। ठीक है भाई? इसके पश्चात एक चीज और आप लोगों ने सुना होगा, भारत ने एक पहली बार क्लोनिंग किया जिसमें जीव का, जिसमें भैंस से संबंधित ही था, लेकिन वो मर गया 7-8 दिनों में। लेकिन जो उसकी दूसरी जो क्लोनिंग तैयार हुई वही जो है फरवरी 2009, दूसरी क्लोनिंग, भारत की दूसरी क्लोनिंग फरवरी 2009 में, पहला उसी के आसपास में था लेकिन वो खत्म हो गया, उसका मतलब ही खत्म हुआ। तो दूसरी क्लोनिंग किया इसने भारत में 2009 में, दूसरी क्लोनिंग, जिसका गरिमा नाम की भैंस का दूसरा गरिमा भैंस का क्लोन किया जिसमें उसका नाम था गरिमा। फिर उसके बाद उसी का किया महिमा, ऐसे ही, मतलब उसको लिखना चाहे आ रहा है गरिमा, महिमा, कुछ इस तरह। और भैंस की क्लोनिंग करने के मामले में विश्व में सबसे पहला देश भारत था, ये भी लिख लीजिए। भैंस की क्लोनिंग करने के मामले में विश्व में सबसे पहला जो देश बना वो भारत। अब एक चीज यहाँ पे बड़ा विशेष रूप से ये समझना जरूरी है कि यहाँ हमें जो है किसी दूसरे, मतलब जिसका हमें क्लोनिंग करना, जिस जीव का हमें क्लोनिंग करना है उसकी हमें जीव की कोशिका चाहिए होती है, कोशिका का केंद्र चाहिए होता है। इस जिसके मान लीजिए कोई, अब यहाँ व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे, हम जंतुओं के बारे में थोड़ा सा करेंगे चर्चा। मान लीजिए कोई एक भेड़ है, या मान लीजिए कोई ऐसी गाय है, या कोई भैंस है। भैंस
लीटर दूध देती है। गाय 60 लीटर दूध देती है। भेड़ से बहुत सारे ऊन और मांस प्राप्त होते हैं। इनकी सेम इन्हीं के प्रतिरूप वाली दूसरी एक ऐसी क्लोनिंग तैयार करनी है जो इनकी हूबहू इनके सारे गुण मिलते हैं, सारे गुण मिल रहे हैं। कौन से गुण? सारे गुण बशर्ते ये वाले जो हमको विशेष रूप से चाहिए, मांस के रूप में, चाहे मेलमीन के रूप में, सारे ब्रीड के रूप में सारे गुण इनके होने चाहिए। क्या करेंगे? इनकी कोशिका को लेकर और कोशिका का जो केंद्रक होगा, केंद्रक हम लेंगे और केंद्रक लेके इसमें जो संबंधित जो ये है अंडाणु इसका, उस जीव का जो, अच्छा एक चीज और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यहां जो क्लोनिंग का जो मामला है या किसी भी प्रकार का कोई मामला है, जाइगोट के निर्माण के पश्चात किसी प्राकृतिक गर्भ की आवश्यकता होती है। कृत्रिम तरीके से गर्भ नहीं अभी विकसित किया है, अभी उसमें रिसर्च चल ही रही है, कृत्रिम तरीके से गर्भ का विकास नहीं हुआ है। अच्छा, अब हमको यहाँ कई सारी चीजें हमको मिल सकती हैं, प्राप्त हो सकती हैं, जैसे विलुप्त प्राय जो जीव, जैसे मान लीजिए डायनासोर है, वो विलुप्त हो चुका है। अब डायनासोर का हूबहू कहीं कहीं अस्थियां हड्डियां कुछ तो है ही है, अवशेष रखे हुए हैं। अब डायनासोर को मान लीजिए उसके कोशिकाओं का जो केंद्रक है, हम कोशिकाओं से केंद्रक तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हम कहां से गर्भ लेंगे, और वो भी प्राकृतिक गर्भ, ठीक है ना? प्राकृतिक क्या करेंगे? गर्भ बना सकते हैं। तो इसके लिए अभी क्या विकसित किया जाना जरूरी है? वह प्राकृतिक जो है तरीके से, ठीक है ना? उसके बाद इनके हम सेल्स का, कोशिकाओं का केंद्रक लेके, जिस, जैसे मान लीजिए भेड़ है, गाय है, इन्हीं की तरह किसी गाय, किसी भी नॉर्मल टाइप की भैंस या किसी भी तरह की गाय के केस में हम लेते हैं तो संबंधित स्पेसिफिक क्वालिटी की जो गाय है, इनके कोशिकाओं का केंद्रक निकाल कर और इनके अंडाणु के केंद्रक में व्यवस्थित, और जब व्यवस्थित कर देंगे तब क्या होगा? ये सारे गुण इनके उसमें आ गए, और यहां अंडाणु का प्रयोग करते हुए इनके हमने केंद्रक निकाल इसमें सेट कर दिया, और हूबहू इन्हीं की क्लोनिंग कुछ समय के पश्चात हमें प्राप्त हुआ। तो यही करना है, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जाइगोट बनाने के लिए स्पर्म भी चाहिए था, अंडाणु भी चाहिए था, तो इसमें कोई इस तरह की जरूरत ही नहीं। डायरेक्टली अंडाणु से ही केंद्रक उसमें सेट किया और वही सारे प्रोसेस करके जो इसके पहले था पशुओं के मामले में, जीवों जंतुओं के मामले में भी, और इसको जाइगोट का निर्माण एक तरह से करके हम स्थापित कर देंगे, प्रत्यारोपित कर देंगे उसके गर्भ, ठीक है ना? और करने के पश्चात हूबहू इन्हीं की तरह एक हमको सेम, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जैसे अनुवांशिक बीमारी मान लीजिए इनके अंदर कोई है, तो इनके अंदर कोई बीमारी है। और मजे की बात ये मैं आपको बताऊं कि जो गरिमा नाम का जो दूसरा जो क्लोन था, कुछ ही समय में डॉली नाम का, कुछ ही समय में वो मर गई थी। और मरी क्यों थी? डॉली नाम की जो भेड़ थी, जो विश्व में सबसे पहले जो क्लोनिंग जो तैयार की, मरी इसलिए थी क्योंकि हूबहू उन्हीं के अनुवांशिक लक्षण के जो रोग थे जिससे उसकी क्लोनिंग प्राप्त की गई जिस भेड़ से, उसमें हूबहू वही सारी समस्याएं इसके अंदर भी बीमारी आ गई, और इस बीमारी से ज्यादा समय तक न चल पाई और मर गई। अरे 7-8 साल तो रही होगी, उसके बाद मर गई, ठीक है ना?
ये है मामला। तो इसमें जो है इसी तरह से समस्याएं आएंगी। तो इसलिए अनुवांशिक लक्षण भी जो है जरूरी होते हैं कि अनुवांशिक लक्षण इसमें आ ही जाते हैं। तो अनुवांशिक लक्षण में अनुवांशिक बीमारियां भी आ जाती हैं। अब आप सोचिए कि अगर महात्मा गांधी को, भाई जरूर उनके अवशेष है, कंकाल उंकाल तो जरूर ही कहीं कहीं सुरक्षित है। अब उनके कोशिका का केंद्रक निकाल के और किसी मादा के अंडाणु में उसका केंद्रक प्रवेश करा के, और इसमें सबसे खास चीज और जान लीजिए, इसमें सबसे खास चीज यह होता है कि केंद्रक कैसे निकालते हैं मादा का। मादा का केंद्रक जो निकालते हैं यहाँ, इसको एक विशेष प्रकार की सिरिंज से निकालते हैं, सिरिंज। और सिरिंज से निकाल के और जो संबंधित जिसकी क्लोनिंग करना उसके कोशिकाओं का केंद्र में निकालते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग सोचते हैं कि निकाला कैसे आता है, तो उसको मैं क्लियर कर दिया कि जो केंद्र जो निकाला गया वो एक प्रकार की विशेष सिरिंज से निकाला गया, और सिरिंज से निकाल के धीरे से इनके केंद्र को उठाकर उसमें प्रत्यारोपित करके और गर्भ को स्थापित कर दिया। और सेम हूबहू ऐसा ही एक नया, और सेम सारे गुण सारी चीज सब कुछ वैसे ही, सब कुछ उसकी बॉडी, उसका रूप रंग हर चीज एकदम सेम टू सेम फोटो का। अब महात्मा गांधी को पता चला इसे पैदा करके और ले आकर छोड़ दिया कहाँ, पाकिस्तान में, और बन गया आतंकवादी। एक चीज और है, जो व्यक्ति के जो स्वभाव होते हैं वो स्वभाव कहां से आते हैं, वो जेनेटिकली नहीं आते हैं, वो एटमॉस्फेयर में डिपेंड करते हैं। भाई उसी ओसामा बिन लादेन को जो आतंकवादी था उसको हम उठा के ले आए भारत जैसे बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़ाए, बहुत अच्छे संस्कारित स्कूल में, किसी अच्छे विद्यालय में, विद्या मंदिर में ले आकर पढ़ाए हैं, और क्या बन जाएगा, वो महात्मा गांधी की गुण को प्राप्त कर लेगा। तो किसी भी जीव को लगभग अच्छा ही होता है वो जीव, बशर्ते किसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, वातावरण का, एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है। ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था, लेकिन उसका जो दो तरीके से होते हैं गुण ना, एक नेगेटिव की तरफ भागते, एक पॉजिटिव की तरफ भागते। तो जो गुण था सारा टेक्नोलॉजी जितना उसके अंदर हुनर था वो नेगेटिव हिसाब से भाग गया। ठीक है ना। ये अभी जो वहां पे योगी जी के गोरखनाथ में जो पकड़ा गया था, तलवार वलवार लेके जो लहराते जो पकड़ा गया था, वो बहुत बड़ा इंजीनियर भी था। पिछले साल 2 साल 6 महीने अभी पहले बहुत उसको जानकार था, लेकिन क्या था उसका जो जितना गिलोरे मार रहे थे सारे गुण थे वो नेगेटिविटी की तरफ भाग रहे थे ना, नेगेटिविटी की तरफ भाग रहे। मतलब पॉजिटिव काम, सकारात्मक काम उसके नहीं दिमाग में सुन लेना पड़ता है, नेगेटिव की तरफ भाग रहा था। तलवार मार दे कोई योगी जी की गर्दन से कट गया, इस चक्कर में वो दौड़ रहे। ये हाल है। तो वो जो उसमें जो सारे गुण थे वो कहाँ भाग रहे थे, नेगेटिविटी की तरफ। गुण तो खूब थे उसके अंदर जो पकड़ा गया। तो वही हाल है कि हूबहू ऐसा ही एक महात्मा गांधी, और फिर उसी से भी और एक महात्मा गांधी, और इस तरह से तैयार कर देंगे। इससे नुकसान क्या होगा पता है, आपराधिक प्रवृत्ति की बढ़ती हुई उसमें वो हो जाएंगे। भाई हम भारत जुड़ रहा है दाऊद इब्राहिम, और दाऊद इब्राहिम अगर इस तरह से अगर क्लोनिंग करवा दे, मानव मूल्यों की मैं बात कर रहा हूँ, मानव के लिए इसीलिए विश्व में सबसे पहले बैन था, बैन है, बैन था, बैन है, इसलिए है कि वो दूसरा इसे तैयार करने से जुड़वा फिल्म आप लोग देखते हैं ना, तो गलती करता दूसरा लोग मारा जाता दूसरा हो, तो क्या करेगा, इसे भेज देगा बॉर्डर पे, पकड़ के आदमी अल्लाह कहेंगे मिल गया वो दाऊद इब्राहिम, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर, औसली वाला वहाँ बैठा है, क्लोनिंग तैयार करके यहाँ भेज दे, इससे आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आनुवंशिक बीमारियों का स्थानांतरण होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। सिंगल पेरेंटिंग की भी इसमें बहुत ज्यादा भूमिका बढ़ेगी। सिंगल पेरेंटिंग की कैसे, सिंगल पेरेंट, हाँ, कोई महिला सोच लेगी क्या करना, हमको एक अमिताभ बच्चन का दूसरा क्लोन तैयार कर लेते हैं, उसमें किसी पुरुष की भी जरूरत नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं। हो गया। उनकी कोशिकाओं का क्या किया, केंद्र जो है अपने उसमें अंडाशय में, उसमें यूटेरस नहीं, यूटेरस नहीं, मतलब अंडाणु, उसमें क्या
ओवम में प्रतिस्थापित करवा दिया और उसको जाइगोट तैयार करके वही साथ झटके और सब कुछ सारे प्रोसेस से इन वाइवो तरीके से इन विट्रो तरीके से उठा के सेट करवा लिया, उसको स्थापित करवा लिया। ठंड बहुत ज़्यादा है, चलिए अब आप लोग जल्दी समझते हैं कुछ चीज़ें।